हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड ईयर के क्लास के लिए संधारित्र के विषय में अध्ययन करना है हम लोगों को। और संधारित्र में हम लोगों ने जो अब तक पढ़ा है उसमें मुख्य रूप से संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, परावैद्युत का प्रभाव, इन सब तथ्यों पे हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज हम लोग संधारित्र के विषय पर यह देखेंगे कि किसी संधारित्र में अगर उसको हम लोग आवेशित करते हैं संधारित्र को, तो उस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित हो जाती है और उस ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, उसके विषय में आज हम लोगों को मुख्य रूप से देखना है और उसी पे हम लोगों को बात करना है। तो किसी भी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वह ऊर्जा उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा आप पहले से भी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की ऐसी ऊर्जा जो किसी पिंड के विशेष स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न होती है, उसे हम उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो संधारित्र में आवेश के संचित होने के पश्चात उसमें विभव में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन होता है, और ये जो परिवर्तन होता है विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, इसके कारण उस संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है इसको हम लोग कहते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, अर्थात आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, होती कितनी है? तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस निकाय में या निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। जो भी कार्य हम किसी भी स्थिति में जो कार्य करते हैं वही कार्य पिंड में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और उसी ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के और भी कई प्रकार आप जानते हैं, जैसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी कितनी? तो संधारित्र की ऊर्जा के लिए अगर हम लोग बात करें तो संधारित्र के विषय हम जानते हैं, संधारित्र का डिफिनीशन ही यहीं से आया है कि किसी भी संधारित्र मतलब संधारित्र तो कई प्रकार हो सकते हैं, गोलीय संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र। तो समानांतर प्लेट संधारित्र को ले तो किसी भी संधारित्र को जब हम आवेश देते हैं तो संधारित्र के प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है, और संधारित्र के प्लेटों के बीच में जो ये विभवांतर होता है वह सीधे सीधे उस संधारित्र को दिए गए आवेश के अनुपाती होता है। अर्थात किसी संधारित्र के लिए ये Q हो जाता है CV, जहाँ C जो है संधारित्र की धारिता है। तो संधारित्र की धारिता तो उसके संरचना पे लिए गए परावैद्युत पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब एक संधारित्र ले लिया जाता है तो उसका धारिता जो है वो नियत हो जाता है। तो C का मान तो किसी दिए गए संधारित्र के लिए नियत होगा। तो Q और V के बीच में अगर हम लोग वक्र खींचें तो Q और V के बीच में वक्र खींचे तो यहाँ से V इक्वल टू निकल जाएगा 1/c × Q। अब चूंकि यह अदिश राशि है, ये नियत राशि है, इसलिए V समानुपाती Q भी होगा। अर्थात V और Q के बीच में हम लोग वक्र खींचे तो VQ वक्र जो है, VQ वक्र किसी संधारित्र के लिए, VQ वक्र किसी संधारित्र के लिए क्या होगा? तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा होगा। तो इसके बाद से हम लोग VQ वक्र खींचे। VQ वक्र मतलब हम लोग ऐसा करें कि x अक्ष और y अक्ष जो हम लेते हैं, तो x अक्ष पे हम लोग आवेश लेते हैं और y अक्ष पे हम लोग विभव को लेते हैं, विभव या विभवांतर। तो ये हम लोग मूल बिंदु हो जाएगा। तो जब आवेश की मात्रा शून्य होगा तो विभवांतर भी शून्य होगा, अर्थात मूल बिंदु से जाती हुई एक ऐसी रेखा मिलेगी जिसमें Q और V एक दूसरे के समानुपाती होंगे।
तो हम लोगों को जो एक सरल रेखा मिलेगी, इसी सरल रेखा के अंत से उस जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे हम लोग, वैसे वैसे उस संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो यदि हम उस संधारित्र को Q आवेश दे रहे हैं, Q आवेश दे रहे हैं यहाँ से O से B तक जाने में, इस वक्र को खींचने में, तो उसका विभव हो जाएगा इसके तुल्य, विभव हो जाएगा V, तो विभव V हो जाएगा। तो विभव का मान Q की पद में कितना होगा, तो V बराबर होगा Q/C। तो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित हुई, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा की मात्रा को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस क्षेत्रफल के तुल्य ही उस संधारित्र में संचित जो है क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होगी। तो संधारित्र में संचित कुल स्थितिज की मात्रा जो होगी, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप इतने में हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा और ये अच्छा नोट्स बनेगा कि VQ वक्र किसी संधारित्र के लिए एक सरल रेखा होगा और कितना कार्य होगा। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य सीधे सीधे जो है किया गया कार्य त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के तुल्य होगा, क्षेत्रफल के तुल्य होगा या बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर कार्य निकाल ले रहे हैं, कार्य मिल रहा है, जो कि कार्य अगर मिल जा रहा है जो कि इस त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो हम लोगों को इस संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, तो आगे आप लिख सकते हैं। इसलिए संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना होगा, तो ये बराबर होगा किया गया कार्य। और कार्य किसके बराबर होगा, किया गया कार्य मतलब संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य, और संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा, तो इस वक्र से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यदि आप कहेंगे त्रिभुज OAB, और यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम सभी लोगों को पता है, 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो आधार मतलब OB आधार है और लंब जो है AB। अब इसमें अगर हम मान रखें तो ये हो जाएगा 1/2, OB मतलब Q और ये हो जाएगा Q/C, अर्थात स्थितिज ऊर्जा U का मान हो जाएगा यहाँ पर ½ Q²/C। परंतु हम जानते हैं Q बराबर होता है VC, Q बराबर संधारित्र के लिए Q बराबर VC होता है। तो यहाँ पे Q का मान अगर रखना है तो हम लोगों को U का एक और सूत्र मिल जाएगा, 1/2 VC का होल स्क्वायर C। तो यहाँ से V × C का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे V²C²/2C, या इसको लिखा जा सकता है ½ CV²। तो इस प्रकार हम लोगों को संधारित्र के लिए यहाँ पे दो प्रकार का सूत्र मिल रहा है, और दोनों इस संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए ही है कि एक सूत्र है हम लोगों का ½ CV² और यही बराबर होगा ½ Q²/C। इसको दूसरे पदों में भी बदला जा सकता है। अभी अब यहाँ V को बदलना है Q/C में, या C को बदलना है, इसमें भी C है और इसमें भी C है। C को जब आप चेंज करते हैं तो C बराबर Q/V करते हैं, तो एक नया सूत्र भी मिल जाए। तो ये हो गया संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा की मात्रा इतनी होती है। अब इसमें हम लोगों को अगर विभवांतर का मान पता है तो आगे प्रश्नों में V का मान रख के C का मान से U निकाल लेंगे। विभव की जगह अगर दिया गया आवेश मालूम है तो आवेश की
मात्रा को यहाँ पे पुट करके हम लोग उस संधारित्र में संचित स्थिति ऊर्जा की मात्रा निकाल देंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, और यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी इस पर कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसी भी संधारित्र को हम लोग भी विभवांतर तक आवेशित करते हैं, उसमें ऊर्जा इतनी होती है। स्थिति यह है कि किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए हम लोग इसे स्रोत से जोड़ते हैं और अधिक आवेश की मात्रा इस संधारित्र में संचित हो, इसके लिए हम लोग इसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। और भी उपाय है कि इसको हम लोग किसी परावैद्युत माध्यम में इसको डाल देते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं से इसमें संचित ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है। लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसे सोचा जाए कि ये संधारित्र है और इसे आवेशित किया जा चुका है। आवेशित करने के बाद इसमें हम परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं तो स्थितियों को लेकर पहली स्थिति तो है कि जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं उस अवस्था में भी यह संधारित्र से स्रोत से जुड़ा हुआ है। संधारित्र को जब हम लोग इसके प्लेटों के बीच में जब परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं कि परावैद्युतांक का, तब भी यह संधारित्र जो है स्रोत से जुड़ा हुआ पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति की संधारित्र को आवेशित कर लिए और आवेशित करके स्रोत को हटा दिए। स्रोत को हटा दिए तो अब उसमें हम परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं, ये दूसरी स्थिति। तो इन दोनों स्थितियों में जो परावैद्युत पदार्थ बाद में उसमें प्लेटों के बीच में डाला जा रहा है, उससे इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, बदलेगी, घटेगी, कितना होगा, उसके विषय में। तो अगला टॉपिक होगा कि किसी संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव कितना होता है, कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हम मान लें कि किसी संधारित्र में जब प्लेटों के बीच में वायु है उस समय उसकी धारिता है C0। फिर इस स्थिति में उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर है V0 और इस संधारित्र को दिया गया आवेश है Q0। मतलब Q0 C0 धारिता वाले किसी संधारित्र को Q0 आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V0 है तो यहाँ से हम लोगों को सूत्र मिलता है C0 इक्वल टू C0 ना निकालिए, Q0 इज इक्वल टू C0 इंटू V0। यह एक संबंध हम लोगों के पास है। अब यदि हम लोग इस संधारित्र को किसी स्रोत से जोड़ देते हैं तो स्रोत से जोड़ने पे ये सिचुएशन हो जाएगा जबकि इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में अभी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया। अब यहाँ से हम लेते हैं स्थिति एक में ये लेते हैं कि जब संधारित्र स्रोत से जुड़ा हो और इस स्रोत से जुड़े होने पर ही हम इसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ डाल रहे हैं। तो परावैद्युत पदार्थ डालेंगे और चूंकि संधारित्र स्रोत से जुड़ा हुआ है इसलिए इसके विभव पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जितना विभव पतन होगा संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ को डालने से उतने विभव के तुल्य आवेश पुनः स्रोत से प्राप्त कर लिए जाएंगे। इसलिए स्रोत के से जुड़े होने के कारण संधारित्र के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु संचित आवेश की मात्रा अपेक्षाकृत और बढ़ जाएगी। क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने के कारण जो है वैद्युत विभव का मान भी घटता है। अब वैद्युत विभव के घटने के कारण जो है और अधिक आवेश उसमें जाते हैं, जिससे कि उसका विभव स्रोत के विभव के तुल्य या बराबर हो जाए। तो स्रोत से जुड़े होने पर उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विभव इस स्थिति में जब इस स्रोत से जुड़ा होगा, इस स्थिति में विभव नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है और संचित आवेश की मात्रा जो है और बढ़ जाती है। तो अब संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी, तो वायु संधारित्र
वायु संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा, तो वायु संधारित्र की ऊर्जा के लिए हम U0 का डिनोट करें तो ये होगा हाफ C0 V0 स्क्वायर या हाफ Q0 स्क्वायर बाई C नहीं C0। अब यदि इसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ डालते हैं और यह संधारित्र जो है अपने स्रोत से जुड़ा हुआ है, इस स्थिति में संधारित्र की धारिता, तो परावैद्युत पदार्थ भरने पर धारिता हो जाएगी कितनी, तो हमको पता है धारिता जो है K गुनी क्या होती है, बढ़ जाती है। स्रोत की धारिता जो है, स्रोत से जुड़े होने के कारण इसकी धारिता जो है K गुनी बढ़ जाती है। तो इसमें हम लोग ऐसा सूत्र चुने नया स्थिति ऊर्जा के लिए जिसमें V नियत हो, तो V नियत हो तो ये हम लोगों का V वाला सूत्र जिसमें V नियत रहेगा, इसलिए U0 हम लोगों का होगा हाफ C। अभी हम लोग इसके पे बात करें तो C का मान हो जाएगा, C बराबर इतना हो जाएगा, तो U का मान कितना होगा, तो हाफ C V0 स्क्वायर, और C का मान जो यहाँ पे निकला हुआ है इस मान को हम याद रखें, तो हाफ K C0 V0 स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को U इज इक्वल टू K इंटू हाफ C0 V0 स्क्वायर, और ये जो मान है ये U0 का, यहाँ ध्यान देखिए, तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं U0, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट होगा K इंटू U0। इसका सीधा मतलब ये निकल रहा है कि अगर किसी संधारित्र के प्लेटों को हम लोग स्रोत से जोड़े रखें और उस स्थिति में उसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरे जिसका परावैद्युतांक K हो, तो उस संधारित्र की स्थिति ऊर्जा की मात्रा K गुनी क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसके विपरीत दूसरी स्थिति कि जब संधारित्र स्रोत से न जुड़ा हुआ, मतलब ये कि संधारित्र को आवेशित कर लीजिए। अब स्थिति दो में हम लोग ये देखेंगे, स्थिति 2 में हम लोग ये देखेंगे कि संधारित्र को आवेशित कर लिया गया, आवेशित करने के बाद स्रोत को हटा दिया गया, स्रोत को हटा दिया गया, तो स्रोत को हटाने के बाद अब उसके प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उससे जुड़े स्रोत को हटाकर प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भरने पर विभव का मान घट जाएगा, लेकिन उस प्लेटों पर संचित आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नया सूत्र मिलेगा हम लोगों को, वो सूत्र यहाँ से मिलेगा, और क्या होगा, इसलिए तो स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हाफ Q स्क्वायर बाई C। आवेश नहीं बदलेगा, Q0 कर देंगे, लेकिन धारिता तो बदलेगी, धारिता हो जाएगा C। अब C का मान फिर वही रखेंगे यहाँ पे जो पहले हम लोग सोच के निकाले थे, ये हो जाएगा Q0 बाई K इंटू C0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, 1/K को बाहर कर रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा हाफ Q0 स्क्वायर बाई C0। यहाँ ध्यान से देखें, अब ये जो है मात्रा होगी इसकी, और ये जो है किसकी मात्रा है, तो ये मात्रा है U0 की और की। यानी कि यदि हम संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ तब भरते हैं जब संधारित्र से स्रोत हटा लिया गया है, तब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और K गुनी जो है कम हो जाती है। K मतलब उस प्लेटों के बीच में भरा जाने वाला परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युता, तो उतने गुना जो है उसका क्या होता है, उसकी स्थिति ऊर्जा की मात्रा जो है घट जाती है। तो ये दो बहुत आप कह सकते हैं कि हिडन फार्मूला, छिपा हुआ सूत्र है, और इस पे जो है कंपटीशन के बड़े कंपटीशन जे में या नीट में बड़े कंपटीशन में इस पे प्रश्न पूछ देते हैं कि उसके स्थिति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते रहेंगे फिर आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है। इसके बाद हम लोगों को अब पढ़ना है किसी भी संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व।
संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। इसको अगर नोट्स बनाने हैं आपको तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके नोट्स बना लीजिए, फिर उसको थोड़ा सा प्ले करिए, फिर प्ले करिए, इस तरह करके आप नोट्स बना सकते हैं। अगला है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, घनत्व डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, मतलब घनत्व शब्द ही है। घनत्व मतलब एकांक आयतन में जो स्थिति होती है उसी को हम घनत्व, एकांक आयतन के अकॉर्डिंग ही हम लोग डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे सामान्य जो द्रव्यमान के लिए घनत्व निकालते हैं तो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो डिफिनेशन क्या देते हैं कि D = m/v होता है। तो एकांक आयतन में स्थित द्रव्यमान की जो मात्रा होती है वही उस पदार्थ का द्रव्यात्मक रूप में घनत्व कहलाता है। तो यहाँ हम लोग को एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व के लिए फिर वही हम कार्य शुरू करेंगे कि यदि किसी संधारित्र की धारिता जो है C हो, प्लेटों का क्षेत्रफल A हो, प्लेटों के बीच में दूरी D हो, तो उस संधारित्र का जो धारिता होता है तो धारिता का सूत्र हो जाता है, धारिता C बराबर हो जाता है ε0A/d, जहाँ ε0 वायु अनुवाद की विद्युत क्षेत्रता है। ये हो गया। अब प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर V हो, विभवांतर V तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो हम लोगों को विभव प्रवणता का एक सूत्र का आंतरिक मान निकलता है E/V/d। यहाँ से हम लोग V का मान निकाल सकते हैं और V का मान हो जाएगा E/d। इसके पहले हम जानते हैं क्या, संधारित्र की ऊर्जा घनत्व निकालना है तो हम लोगों को ऊर्जा निकालना पड़ेगा। संधारित्र की ऊर्जा U का मान होता है 12CV²। अब C और V का मान हम लोग समीकरण 1 और 2 में निकाल चुके हैं, दोनों मानों को क्या करते हैं तो हो जाएगा 12C मीन्स ε0A/d और V मीन्स E/d का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मिलेगा क्या, देखा जाए ε0A E²V²/d। एक d से d कट जाएगा, अब बचेगा कितना, तो बचेगा ε0E²। अब बची हुई राशि को इकट्ठा कर लीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, A/d क्या है, A है प्लेट का क्षेत्रफल, A इस प्लेट का क्षेत्रफल और D है इन समानांतर में संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक घन के आकृति का होगा और घन के आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इस बक्से को आप ऐसे कर दीजिए तो ये आधार हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो मेंसुरेशन में मैंने पढ़े होंगे कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई जो है घन का क्षेत्रफल हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो ये हो जाएगा पूरा आयतन। इसलिए आप यहाँ निकाल सकते हैं संधारित्र के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा सा बोल भी रहा है, हम लिख भी रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो अक्षर आपको स्पष्ट न हो, बोला भी जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा इसको हम दिखाएंगे इस माध्यम से, और इसका मान होगा कुल ऊर्जा, पूरे आयतन की कुल ऊर्जा बटे उस आयतन का मान, कितने आयतन की आप ऊर्जा निकाल रहे हो। तो यहाँ से U का मान रखेंगे तो इतना AD से AD कट जाएगा और यहाँ से U का मान निकल जाएगा हाफ ये E², हाफ ε0E²। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत बार इसको बोर्ड एग्जाम में, यूपी के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वर्ल्ड कंपटीशन के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, एक्सरसाइज में, सॉल्व एक्सरसाइज में, अनसॉल्व एक्सरसाइज में, साइड क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। 3 राशियाँ, 2 राशियाँ हो गई हैं, U है एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा और E जो है प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो 2 में से कोई एक मान देके दूसरे मान को पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा सूत्र है और ये इंपॉर्टेंट सूत्र है बोर्ड के लिए भी। तो ये है ऊर्जा घनत्व संधारित्र का।
इसके बाद एक आंशिक प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं आज, जो कि यूपी बोर्ड में कई साल पूछा गया है। उस आंशिक प्रश्न को इस सूत्र के ऊपर वो निर्भर है। तो आज से हर टॉपिक पे आपको एक आंशिक प्रश्न मिलेगा। क्वेश्चन है, एक आवेशित समानांतर प्लेट संधारित्र से समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व मतलब अभी जो हमने यू का मान निकाला है, ऊर्जा घनत्व 17.7 जूल प्रति घन मीटर है। कैपेसिटर के संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बहुत अच्छा, छोटा और सरल प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सूत्र जानना पड़ेगा। अब एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इस फिजिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल के लिए आपको एक चीज ध्यान देना होता है कि आप बहुत ध्यान से आंतरिक मान को मात्रक के साथ समझिए। अब उसके बाद से जो है कि आप इसमें देख लीजिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न में एक ही राशि दिया हुआ है 17.7 जूल प्रति घन मीटर, यही दिया हुआ है इसका क्या कहते हैं आंतरिक मान। बाकी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं, यानी कि ई का मान पूछ रहे हैं। ऐसा आप कर लेंगे, जो भी भौतिक राशियाँ दी होंगे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, उसमें से आप इस तरह से ज्ञात अज्ञात मानों को लिख लेंगे, तब आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि हम लोगों को यहाँ पे किस सूत्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसी सूत्र की आवश्यकता है। और चूंकि हम लोगों को पता है कि U = 12ε0 तो यहाँ से हम लोगों को E का मान निकालना है। तो E² हो जाएगा 2U/ε0 और यहाँ से E का मान हो जाएगा √ 2U/ε0। अब यहाँ आप U और ε0 का मान भर के यहाँ पे आसानी से इसको हल कर सकते हैं और इसका उत्तर ई है। और यहाँ पे बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद से अब संधारित्र वाले पार्ट में एक टॉपिक और बच गया है। संधारित्र का उपयोग तो ठीक है, लेकिन इसमें एक टॉपिक और बच रहा है, वो वान डे ग्राफ जनित पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।